नमस्कार, रात के 10 बजने को है, वक्त हो चला है अपना बिहार का। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पहली खबर चुनाव की तारीखों से संबंधित। आपको बता दें कि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। बिहार में पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होगा, लेकिन इंडिया अलायंस में अब तक सीटों का फॉर्मूला सेट ही नहीं हो पाया, जिसको लेकर बैठक पर बैठक चल रही है। सूत्र बता रहे हैं कि आज इंडिया अलायंस में सीट शेयरिंग पर बात बन जाएगी। अब सब लोगों का मेन एजेंडा है कि बीजेपी को हम लोग रोकेंगे। कोई अनाउंसमेंट की उम्मीद हो सकता है। 28 मार्च को लोकसभा चुनाव के पहले फेज के नॉमिनेशन का आखिरी दिन है, लेकिन अब तक इंडी अलायंस में सीट शेयरिंग पर बात ही नहीं बन पाई। बिहार में इंडी अलायंस में सीटों का पेच सुलझाने के लिए मंगलवार को दिल्ली में करीब 2 घंटे तक बैठक चली थी, जिसके बाद तेजस्वी यादव ने दावा किया कि सीटों पर सहमति बन गई है। हम लोग अग्रीड हो गए हैं कि लेफ्ट पार्टियां, कांग्रेस पार्टी, आरजेडी पार्टी मिलकर के आगामी चुनाव साथ लड़ेगी और सीटों की जहां तक बात है, सबको सम्मानजनक सीटें जो है मिल रही हैं और जल्द ही इसका ऐलान जो है हम लोग पटना चल करके। बुधवार को एक बार फिर मुकुल वासनिक के आवास पर कांग्रेस की बैठक हुई और बैठक के बाद फिर से पहले जैसा ही दावा किया गया कि जल्द ही सीट शेयरिंग का ऐलान हो जाएगा। कोई अनाउंसमेंट की उम्मीद हो सकता है। बैठक हो सकती है सर खड़गे जी के यहाँ। अब ये अभी कहाँ मालूम है हमको खुद ही कि हम कहाँ बोल रहे हैं कि कहाँ हो सकती है, बट हो सकती है। सूत्र बता रहे हैं कि कांग्रेस को 9 सीटें देने पर आरजेडी सहमत है, जिसमें किशनगंज, कटिहार, सुपौल, भागलपुर, समस्तीपुर, पटना साहिब, मुजफ्फरपुर, पश्चिम चंपारण, सासाराम और गोपालगंज की सीट शामिल है। लेकिन कांग्रेस पूर्णिया से पप्पू यादव को टिकट देने पर अड़ी है, जबकि आरजेडी पूर्णिया सीट कांग्रेस को देने को तैयार नहीं है। यही नहीं, आरजेडी ने बीमा भारती को पूर्णिया से सिंबल भी दे दिया है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि औरंगाबाद से भी आरजेडी कांग्रेस पर उम्मीदवार बदलने का दबाव बना रही है। औरंगाबाद से कांग्रेस के सांसद रहे निखिल कुमार ने आरजेडी पर गठबंधन धर्म के पालन न करने का आरोप लगाया है। आरजेडी ने अपना सिंबल किसी को दे रखा है, तो ये तो ठीक नहीं है, ये तो गलत है। इसमें तो ये जब हम लोग गठबंधन में हैं तो गठबंधन के नियमों का, उसके धर्म का पालन करना चाहिए। यानी कहा जा सकता है कि सीट को लेकर कांग्रेस और आरजेडी में सीटों का समझौता करीब करीब तो हो चुका है, लेकिन पूर्णिया और औरंगाबाद जैसी कुछ सीटों पर पेच सुलझाना अब भी बाकी है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। औरंगाबाद लोकसभा सीट का चुनावी इतिहास, जो बिहार की पहले फेज की 4 सीटों में शामिल है, जहां 19 अप्रैल को मतदान होना है, उससे आप भी जानिए कि औरंगाबाद सीट पर कब कब कौन कौन चुनाव जीता और इस बार किसके किसके बीच में ये मुख्य मुकाबला इस सीट पर होगा। औरंगाबाद लोकसभा सीट के इतिहास पर नजर डालें तो इस सीट पर कभी कांग्रेस का दबदबा हुआ करता था। कांग्रेस ने यहां से लगातार 7 चुनाव जीते। यहां के पहले सांसद सत्येंद्र नारायण सिंह थे, जो कि कांग्रेस के टिकट पर 1950 में चुनाव लड़े और विजयी हुए। इसके बाद सत्येंद्र सिंह ने 1952, 1957, 1971, 1977, 1980 और 1984 का चुनाव लगातार कांग्रेस की टिकट पर जीता। सत्येंद्र नारायण सिंह के चुनावी विजय रथ को 1989 में जनता दल के प्रत्याशी राम नरेश सिंह ने रोका। राम नरेश सिंह ने 1989 और 1991 में औरंगाबाद सीट पर जीत दर्ज की। इसके बाद जनता दल के वीरेंद्र सिंह ने 1996 का चुनाव जीता। यानी पहली बार 1989 में कांग्रेस के हाथ से औरंगाबाद की सीट निकल गई। उसके बाद महज 2 बार यहां से कांग्रेस का कोई भी उम्मीदवार जीत पाया। 1999 में कांग्रेस की श्यामा सिन्हा जीती, तो 2004 में कांग्रेस के निखिल कुमार को जीत मिली। पिछले 3 चुनाव से औरंगाबाद सीट से सुशील कुमार सिंह सांसद हैं। 2009 में सुशील कुमार सिंह जेडीयू की टिकट पर पहली बार सांसद बने। उसके बाद 2014 और 2019 के 2 चुनाव में सुशील कुमार सिंह ने बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर जीत हासिल की और एक बार फिर एनडीए उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में हैं।
दूसरी ओर आरजेडी ने जेडीयू से आए अभय कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस को उम्मीद थी कि बंटवारे में औरंगाबाद की सीट उसके खाते में जाएगी। अब देखना होगा इस बार जनता जनार्दन का आशीर्वाद किसे मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बिहार में महागठबंधन के अंदर एक और सीटों का पेच सुलझ नहीं पा रहा, तो लालू प्रसाद एक एक कर उम्मीदवारों को पार्टी का सिंबल बांट रहे हैं। अब लालू प्रसाद ने पूर्णिया सीट पर पप्पू यादव को बहुत बड़ा झटका देते हुए हाल ही में जेडीयू से आरजेडी में आई बीमा भारती को टिकट दे दिया है। ऐसा दावा बीमा भारती खुद कर रही है। नाराज पप्पू यादव ने फिर कह दिया है कि दुनिया तो छोड़ देंगे, लेकिन पूर्णिया सीट को हम नहीं छोड़ने वाले। प्रसाद जी है, गरीब की समस्या है और उसके सामने में कोई चुनौती नहीं, उनका आशीर्वाद मिल चुका है। दुनिया छोड़ देंगे, पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। पूर्णिया में लालू प्रसाद ने पप्पू यादव को बड़ा झटका दे दिया है। आश्वासन के बावजूद लालू प्रसाद ने बीमा भारती को आरजेडी का सिंबल थमा दिया है। बीमा के दावे के बाद पप्पू यादव तिलमिला गए हैं। एक बार फिर से कहा है कि पूरी दुनिया एक तरफ, पूर्णिया एक तरफ, किसी भी हाल में पूर्णिया सीट नहीं छोड़ेंगे। मैंने पहले भी कहा पूरी दुनिया एक तरफ हो जाएगी, तब भी हम पूर्णिया से अलग नहीं होंगे और ना ही दूर जाएंगे। पप्पू यादव ने साफ कर दिया है कि पूर्णिया सीट से किसी भी हाल में लड़कर रहेंगे। लालू प्रसाद से आग्रह करने की बात कहकर पप्पू किसी भी हाल में ताल ठोकने पर अड़ गए हैं। दुनिया छोड़ देंगे, पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। आगे पप्पू यादव क्या करेंगे? दिल्ली को तय करने दीजिए ना। तो क्या पूर्णिया से चुनाव हम तो लड़ेंगे सिर्फ या... लालू यादव जी से आग्रह करेंगे। हम पहले भी आग्रह किए थे, फिर हम लालू यादव जी से, जो मेरे लिए पहले भी सम्मान पूर्वक है, आजीवन रहेंगे। महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर आखिरी मुहर लगी नहीं है, पर लालू प्रसाद एक के बाद एक अपने उम्मीदवारों को पार्टी का सिंबल बांट रहे हैं। बीमा भारती हाल ही में जेडीयू छोड़ आरजेडी खेमे में आई है। पप्पू यादव भी हाल ही में अपनी जन अधिकार पार्टी का विलय कांग्रेस में कराया है। पप्पू यादव लगातार पूर्णिया सीट से चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं, पर लालू प्रसाद से पप्पू को तगड़ा झटका लगा है। सवाल यही कि पूर्णिया में पप्पू को किसने फेल किया। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण और संजय कुमार की रिपोर्ट। और खबर मुंगेर से, जहां लोकसभा का चुनाव बेहद दिलचस्प होता दिख रहा है। मुंगेर सीट से बाहुबली ललन सिंह ने जेडीयू उम्मीदवार के खिलाफ ताल ठोक दिया है। ललन सिंह बतौर निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में उतरने का फैसला ले चुके हैं। ललन सिंह ने कहा है कि वो 24 अप्रैल को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। ललन सिंह के खिलाफ ललन सिंह के उतरने से मुंगेर लोकसभा सीट काफी हॉट सीट बन गई है, क्योंकि यहां आरजेडी के सिंबल पर बाहुबली अशोक महतो की पत्नी चुनावी रणभूमि में है। मुंगेर क्षेत्र की जनता का स्वाभिमान और सम्मान के लिए हमने भी सोचा है कि इस बार लोकसभा में, विधानसभा बहुत बार लड़ लिए, इस बार लोकसभा लड़ने का इच्छा है। तो ललन सिंह, जो बड़े ललन सिंह है, सांसद है, कैसे चुनौती दीजिएगा? चुनौती कोई नेता देता है, जनता देता है, कार्यकर्ता देता है और जनता देगा। वहीं आरजेडी ने कांग्रेस से विवाद की बात से इनकार कर दिया है। बीजेपी प्रवक्ता शक्ति यादव का कहना है कि महागठबंधन पूरी तरह एकजुट है। शक्ति यादव ने इशारों ही इशारों में पप्पू यादव पर निशाना साधा। महागठबंधन पूरी तौर पर आपसी सामंजस्य के तहत बिहार के 400 सीट पर चुनाव लड़ भी रही है और जीतेगी भी। किसी व्यक्ति के अभिव्यक्ति गठबंधन के सेहत को प्रभावित नहीं कर सकता। जो भी होगा गठबंधन को ध्यान में रख करके होगा। अब इसकी चुनावी कमर का शंखनाद हो चुका है और बिहार में इसकी सरगर्मी दिखाई देने लगी है। बात अगर पूर्णिया सीट की कर ले तो इस बार पूर्णिया भी हॉट सीट बन चुका है। गुरुवार को नामांकन शुरू होने से पहले बैठकों का दौर लगातार जारी है। जेडीयू प्रत्याशी संतोष कुशवाहा लोकसभा चुनाव के लिए पूर्णिया से नामांकन करेंगे और ऐसे में मंत्री लेसी सिंह के आवास पर
जेडीयू कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में मंत्री लेसी सिंह के साथ साथ पूर्णिया के सांसद और जेडीयू प्रत्याशी संतोष कुशवाहा भी शामिल हुए। इस दौरान मंत्री लेसी सिंह ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि एनडीए में सभी सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा हो गई है, लेकिन इंडिया अलायंस में अभी भी सिर्फ टोवल चल रहा है। इस दौरान संतोष कुशवाहा ने पूर्णिया से जीत का दावा किया है। आज पूर्णिया पहुंचने पर यहाँ के जो प्रमुख साथी हैं पार्टी के, सांकेतिक रूप में हम लोगों ने प्रमुख साथी को यहाँ पर बुलाने का काम किए हैं कि कैसे अब जो कल नॉमिनेशन है उसकी तैयारी के लिए और आगे का जो चुनाव का समर है, ये हम सब लोगों को मिल के पार्टी के साथी और एनडीए के जितने हमारे घटक दल उनके सभी पार्टी के नेता कार्यकर्ता के साथ समन्वय स्थापित करके हम सब लोगों को भारी बहुमत से इस पूर्णिया लोकसभा को जीतना है। एनडीए गठबंधन के सामने इंडी गठबंधन कहीं टिकेगा नहीं, अपने में अभी सिर्फ टोवल है। एक एक जगह कई कैंडिडेट सामने है, कई उनके घटक दल के। देखिए, देश का चुनाव है, एक तरफ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और जो हमारे सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ये चुनाव हो रहा है, तो इसी से समझ में आ जाना चाहिए कि चुनाव में क्या होने वाला है कि बिहार की जो 40 की 40 सीट वो एनडीए के खाते में जाएगा। खबर मुजफ्फरपुर से, जहां लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद अजय निषाद का टिकट कटने से उनके समर्थकों में काफी निराशा है। उनके समर्थकों के अनुसार सांसद को आरजेडी से ऑफर मिल रहा है। खबर है कि अजय निषाद गुरुवार को बहुत बड़ा ऐलान कर सकते हैं। बुधवार को अजय निषाद के आवास पर बहुत बड़ी बैठक हुई, जिसमें आगे की रणनीति पर चर्चा की गई है। अजय निषाद के आवास से अधिक जानकारी दे रहे हैं सहयोगी प्रियांक सौरभ। मुजफ्फरपुर से बीजेपी ने जैसे ही प्रत्याशी राजभूषण चौधरी निषाद को बनाया और यहाँ के जो वर्तमान सांसद है अजय निषाद का पत्ता काटा, उसके बाद से चर्चाओं का बाजार गर्म है। अजय निषाद को लेकर ये दावा किया जा रहा है कि राजद उनसे संपर्क कर रही है और बहुत जल्द बड़ा ऐलान हो सकता है। इस वक्त हम अजय निषाद के घर के बाहर हैं और यहाँ पर उनके समर्थक भी आए हुए हैं और लगातार ये डिमांड कर रहे हैं कि चाहे कोई भी पार्टी हो, लेकिन अजय निषाद को चुनाव लड़ना होगा। यहाँ पर तमाम लोग हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम विकास कुमार है। क्या कहेंगे? आप लोग नारेबाजी कर रहे थे। हम लोग नारेबाजी कर रहे हैं। जो हमारे सांसद है, लोकप्रिय है, 4 लाख से जो जीते हैं, हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है वो इतनी बड़ी गलती की जो जान भी नहीं रहा है कि कौन यही प्रत्याशी 4 लाख वोट से हारे है अजय निषाद जी से, और इसी को दे दिए हैं। समझ नहीं आ रहा। राजद में जाने को लेकर चर्चा हो रही है, क्या कहें? खुला हुआ है, हम अजय निषाद चाहिए हमको। राजद में जाए तो भी? हाँ, राजद के साथ जाएंगे क्या? कोई ठीक नहीं है। जब ऑप्शन मिलेगा, मिला है, न्योता मिला है, जा भी सकते हैं। व्यक्ति से हम लोगों बड़ा ऐलान हो सकता है। कोई बड़ा ऐलान में कहीं तो मुजफ्फरपुर सीट को लेकर कहीं न कहीं यह एक बड़ी अपडेट है। कुछ भी बड़ा ऐलान 24 घंटे में हो सकता है, क्योंकि सांसद अजय निषाद ने भी इसके संकेत दे दिए हैं। बताया जा रहा है कि राजद ने संपर्क किया है और बहुत जल्द बड़ा ऐलान मुजफ्फरपुर सीट को लेकर हो सकता है। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। अगली खबर शेखपुरा जिले से, जहां बरबीघा में नवादा संसदीय क्षेत्र के बीजेपी प्रत्याशी विवेक ठाकुर पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। विवेक ठाकुर ने कहा कि पार्टी ने उन्हें बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। अधिवक्ता बीच में गए थे तो एक अधिवक्ता का केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन नहीं हो रहा था। रविंद्र राय माध्यम से मैं पहले अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का और प्रदेश के नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं कि एक इस महत्वपूर्ण जिम्मेवारी मुझ पे सौंपते हुए ये विश्वास व्यक्त किया है कि नवादा का जो विकास यात्रा जो उसको एक नई उछाल और छलांग विकसित भारत की यात्रा में ये जिम्मेवारी मुझे दी गई है। तो मैं इस जिम्मेवारी को स्वीकारते हुए और उसकी गंभीरता को समझते हुए ये आपको आश्वस्त करता हूं कि विकसित भारत की यात्रा में विकसित नवादा का यात्रा शीघ्र आरंभ होगा।
और बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी तापमान चढ़ चुका है और इसी बीच पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र से एनडीए के प्रत्याशी रामकृपाल यादव ने आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। रामकृपाल यादव ने मुलाकात को शिष्टाचार मुलाकात बताया है और ये कहा है कि लोकसभा चुनाव में एनडीए 400 का आंकड़ा जरूर पार करेगी। मुजफ्फरपुर के कांटी थाना के कलवारी में एक महिला की हत्या का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि दहेज की वजह से महिला की हत्या कर दी गई है। दरअसल मृत महिला के परिजनों ने ससुराल वाले पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने के बाद हत्या का आरोप लगाया है। मृतका की चाचा ने बताया कि 3 साल पहले ही उसकी शादी हुई थी। शादी के बाद से ही दहेज के लिए महिला को प्रताड़ित किया जा रहा था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया और पूरे मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। वाला बोला कि आपका लड़की का खत्म कर दिया। हाँ। तो इसी बात पर हम लोग मतलब कि बेटी वाला कहा कि चलिए मतलब 5-7-10 आदमी से हम लोग आए तो देखे मतलब कि जो हुआ पर मतलब कि जो अंगना में रखा हुआ लाश के मतलब मार करके रखा हुआ। उसका पत्नी जो होता है कुटुम्ब जो हुआ पजिया करके वो बैठा हुआ था। इतने में हम लोग आ गए, प्रशासन भी आ गए। प्रशासन के सामने में प्रशासन भी मतलब देखा कहा इसको कपड़ा खोलिए मुंह पर के। जब हम लोग कपड़ा खोले खोल करके प्रशासन कहा कि गाड़ी में ला दिए। गाड़ी में ला दी। उसके बाद आगे बात हम लोग का पता नहीं लगा। खबर दरभंगा से आपको बताएं, जहां हायाघाट थाना इलाके के रसूलपुर गांव में हॉरर किलिंग का मामला सामने आया है। मोहम्मद नासिर पर अपनी बेटी का गला दबाकर हत्या करने का आरोप है। बताया जा रहा है कि नासिर को जब पता चला कि उसकी बेटी किसी लड़के के साथ प्रेम प्रसंग में है तो उसने अपनी बेटी की ही जान ले ली। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। जो लड़की के जो पिता थे मोहम्मद नासिर, ये लड़की के किसी अवैध संबंध के बारे में इन्हें लगता था। इसी चीज़ से वो नाखुश थे और कई बार में किसी स्थानीय लोगों ने इन्हें कुछ इस तरह की ऐसे बातें बताई जिससे कि ये आहत हो गए। जिस दिन घटना हुई, घटना में लड़की जो है अपने घर पे सोई हुई थी, अपनी भाभी के साथ में सोई हुई थी। ये उसे उठाए और उसके साथ में मारपीट की। मारपीट के ही क्रम में वो लड़की गिर गई। इसके बाद में इन्होंने उसका गला घोट के अपनी घुटने से उसका गला दबाया। वहीं पे ही उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के उपरांत इन्होंने बॉडी को डिस्पोज करने के उद्देश्य से बॉडी को अपने कंधे पर लेकर जाकर पास के ही लगभग 700-800 मीटर दूर में जो मकई का खेत था वहाँ पर जाकर डिस्पोज ऑफ कर दिया। खबर सीवान से, जहां रामपुर गांव में बेकाबू कार ने 4 बच्चियों को रौंद डाला। हादसे में एक बच्ची की घटनास्थल पर मौत हो गई। वहीं 3 घायलों की स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है। हादसे के बाद कार ड्राइवर गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। बताया जा रहा है कि चारों बच्चियां अपने घर के पास स्थित गुमटी से चॉकलेट खरीदने गई थी और तभी तेज रफ्तार कार ने गुमटी में टक्कर मारते हुए चारों बच्चियों को रौंद डाला। कार की स्पीड इतनी तेज थी कि वो अनियंत्रित होकर पलट गई। आप तस्वीर देखकर खुद तेज रफ्तार का अंदाजा लगा सकते हैं और हादसे के बाद कार चालक मौके से ही फरार हो गया। इस घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने जमकर बवाल काटा। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझाने बुझाने की भरपूर कोशिश की है। खबर राजधानी पटना से आपको बताएं, जहां एक बार फिर न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। निजी नाव के परिचालन पर रोक के बावजूद निजी नाव संचालक धड़ल्ले से नाव का परिचालन कर रहे हैं। न्यूज 18 पर खबर प्रमुखता से चलने के बाद डीएम शीर्षत कपिल अशोक ने इस पर संज्ञान लिया। साथ ही सदर एसडीओ को जांच के आदेश दिए गए हैं। जांच में दोषी पाए जाने पर निजी नाव संचालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई को लेकर निर्देश दिए गए। न्यूज 18 ने दीघा घाट से छपरा के बीच ओवरलोड निजी नाव के परिचालन की खबर बहुत ही प्रमुखता से दिखाई थी और इसी खबर को प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद एक्शन लिया गया। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।